हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है बेटा। अभी तक जो मैंने 10 लेक्चर करा दिए उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिंक भी नीचे टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा नोट्स का। ठीक है, अभी आता है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आइसोट्रोपिक टेंसर क्या होती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके ऊपर करेंगे, फिर एक और टॉपिक है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आइसोट्रोपिक टेंसर क्या होता है। आइसोट्रोपिक टेंसर क्या होता है? टेंसर विच हैज द सेम सेट ऑफ कंपोनेंट रिलेटिव टू द एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक टेंसर। बेटा इसका एग्जांपल देखो, तो इसको एग्जांपल की वजह से समझ के देखना। जो हमारा डेल आई जे है, डेल आई जे क्या है बेटा? हमारा यहाँ पे आइसोट्रोपिक टेंसर है। किस ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर का। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये डेल आई जे क्या होता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है? एप्सिलॉन आई जे के इज आइसोट्रोपिक टेंसर। अब क्वेश्चन आएगा सर ये डेल आई जे क्या है। तो बेटा पहले इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों को समझ लेंगे तो आइसोट्रोपिक टेंसर हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं कि डेल आई जे और एप्सिलॉन आई जे के हमारा होता क्या है, क्योंकि इनका भी बहुत यूज है आगे। जब हमारा डेल बोल रहा हूं, एप्सिलॉन आई जे के, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेट टेंसर। क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट टेंसर। डेल आई जे के इज कॉल्ड अल्टरनेट टेंसर। अब ये होती क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये है क्या बेटा? डेल आई जे के की वैल्यू 1 कब होगी, -1 कब होगी और 0 कब होगी? बेटा 1 वैल्यू कब होगी? जब आई जे के हमारे साइक्लिक ऑर्डर में होंगे। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? ये हमारा साइकिल ऑर्डर सर्कल हो गया। साइकिल ऑर्डर मतलब इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा, एक प्रकार से ऐसे घूमते रहे, ऐसे दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ऐसे इस प्रकार से घूमते रहे, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिक ऑर्डर। ये है वाला, ये वाला डायग्राम हमारा। ठीक है, आई जे के ऐसे अल्टरनेट में है, पहले आई फिर जे फिर के, सीरियल वाइज आए। तो उसको क्या, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू, आई जे की वैल्यू 1 होगी। -1 कब होगी? जब एंटी क्लॉकवाइज आई जे क्या हो? एंटी क्लॉक, उल्टी, यहाँ आई आ जाए या बीच में फिर के आ जाए, जे आ जाए, या फिर यहाँ पे के आ जाए, इन दोनों के बीच में ये। तो हमारा क्या है, जब ये एक सीरियल वे में ना हो, एंटी साइक्लिक डायरेक्शन में हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। जब कोई भी दो हमारा आ जाए एप्सिलॉन आई के, दो बार आई रिपीट हो गया, या फिर आ जाए एप्सिलॉन आई जे जे, तो भी हमारा आ जाए, या फिर एप्सिलॉन आई के, कोई भी दो हमारे जो सफिक्स हैं ये रिपीट हो जाए, टू सफिक्स आर इक्वल, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया हमारा कि ये क्या होता है। तो इस प्रकार ये एग्जांपल हमारा किसका हुआ, जो हमने पढ़ा अभी आइसोट्रोपिक टेंसर का। अभी इसके एक चीज और पढ़ाई थी मैंने अभी, डेल आई जे। बेटा डेल आई जे क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन टेंसर होती है। क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन टेंसर। इसकी भी सेम होती है हमारी, किसे? डेल आई जे। डेल आई जे इसकी वैल्यू कम होगी, कब होगी? 1। जब हमारा डेल आई जे, आई और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, आई की वैल्यू भी और जे की वैल्यू दोनों बराबर हो, मतलब आ जाए डेल 1 आई की वैल्यू 1 है, या फिर आ जाए डेल 2 या आ जाए डेल 3 या डेल 4 इस केस में बेटा क्या होगा हमारा? इसकी डेल 1 की वैल्यू 1, 2 की 1, 3 की 1, 4 की 1। ठीक है, अगर 0 कब होगी? जब हमारा आ जाए डेल 1 या डेल 1 जब दोनों अलग अलग वैल्यू आ जाए, तो उस केस में क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 0। एक एग्जांपल की वजह से समझाया हुआ है, एक्स आई मल्टीप्लाई डेल आई जे। एक एक्स आई जे की वैल्यू क्या लेना? 1 2 3 लेना है बेटा। पुट कर दो सारी वैल्यू, जब पुट करेंगे तो जमा होती चली जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 की तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 2 की वैल्यू 0, 1 3 की वैल्यू 0, 2 1 की वैल्यू 0, 2 2 की हमारी 1 हो जाएगी। फिर 2 3 की 0, 3 1 की 0, 3 2 की 0, 3 3 की 0। बचेंगे कौन सा? हमारा ये बचेगा। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ये बचेगा एक, तो हमारा 1 1 वाला बचेगा, फिर 2 2 वाला बचेगा, और फिर 3 3 वाला बचेगा। जो इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो x1 बचेगा, x2 बचेगा, x3 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? xj लिख सकते हैं। बताओ, ये हमको इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेंसर बेटा। इसकी वैल्यू पता चल गई। ये पीछे भी लेक्चरों में यूज किया था, लेकिन मैंने वहां नहीं पढ़ाया था, इसीलिए नहीं पढ़ाया था कि इस टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे बेटा। तो ये तो हो गई 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब आता है स्टेट एंड प्रूव क्विसेंट लॉ ऑफ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है बेटा। ये कि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इसी लेक्चर में कवर कर दिया, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं। क्या? स्टेट एंड प्रूव क्विसेंट लॉ ऑफ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 बेटा, ये बताना है हमें। तो हमारी इसकी स्टेटमेंट क्या है, या तो ये आएगा एग्जाम में,
या फिर इसकी स्टेटमेंट भी काफी बार एग्जाम में आ जाती है, तो डरना नहीं है। इफ देयर बी एनी आइडेंटिटी एंटिटी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली यहाँ पे बात नहीं है इसकी जगह। इफ देयर इज ए आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय ए सेट ऑफ फंक्शन aij रिलेटिव टू ए गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम Ox1 x2 x3। बेटा ये डेफिनेशन पता है कहां से आ रही है? कब मैंने पढ़ाया था कार्टेशियंस टेंसर ऑफ ऑर्डर n। बेटा सारी डेफिनेशन ऑर्डर n की पढ़ाया था, 1 का पढ़ाया था, 2 का पढ़ाया था, 3 का पढ़ाया था, 0 का पढ़ाया था। तो ये वहीं से आ रही है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये मैंने पूरा एक लेक्चर में ब्रीफ किया आपको। aij रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम Ox1 x2 x3। ठीक है बेटा, एक तो इसने ये ले लिया। एंड इफ aij एंड bj बी द टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, इसने क्या लिया, जो aij bj है इसका ऑर्डर क्या है बेटा, हमारा टेंसर का ऑर्डर 1 है। इज ए वेक्टर, हमारा bij क्या है बेटा, एक वेक्टर भी है, इसने दिया इज ए वेक्टर वेयर bij इज आर्बिट्रेरी वेक्टर। मैंने बता दिया ना यहीं पे ही, ऑर्डर 1 का है और जो bij है वो क्या है, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। मतलब bj कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, bij की कोई वैल्यू रहेगी। वट एवर देन aij इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, जो हमारा aij है उसको हमें क्या प्रूव करना है कि वो किसका है, ऑर्डर 2 का है हमारा। अगेन रिपीट करता हूं बेटा, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कोई भी आइडेंटिटी aij है, aij क्या है हमें सिंपल से पता है, पढ़ते हुए आ रहे, कंटिन्यूस 11 लेक्चर ले लिए हैं। aij का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर का है हमारा। aij जब दोनों अलग अलग हो तो बेटा समझ जाना हमारा सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स aij ये सेकंड ऑर्डर का है हमारा, और aij bj इन दोनों की ये है तो वो हमारा किसका दिया हुआ, ऑर्डर 1 का दिया हुआ है। और जो bij है वो हमारी वेक्टर आर्बिट्रेरी वेक्टर है जो कि 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो वट एवर देन aij हमें प्रूव करना है टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 होता है। जेटा समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। अब क्या कर लेते हैं, लेट हमने यहां पे कर लिया है। लेट क्या किया, लेट aij bj इज इक्वल टू ci क्या है अभी, अरे हमें गिवन है बेटा, ये किसका है, ऑर्डर 1 का दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये तो गिवन है। इक्वल टू ci क्या है, ये भी कोई ऑर्डर 1 का ही होगा। अरे ए की तो है नीचे सफिक्स, एक सफिक्स है तो बेटा इसका क्या मतलब है, ऑर्डर 1 ही तो है। aij दो अलग है तो ये किसका हो गया, दो ऑर्डर 2 का हो गया। इधर तो गिवन है aij bj, मतलब ये दोनों ही हमारे क्या है, ऑर्डर 1 के हैं, गिवन है इसलिए वो लिखा हुआ है। और इसको लेट इसकी ci क्यों, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या ले लिया हमने, 1 है, और सिंगल कंपोनेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 ही है। अब हमने लेट कर रहे हैं, aij bj cij आर द कंपोनेंट रेफर टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम Ox1 x2 x3। अब बेटा ये सेम nth वाली डेफिनेशन लगने लग गई है यहाँ पे। एंड हमने जब ये 3 कंपोनेंट यहाँ लिए हैं तो हमारा ये डैश में भी आएगा, Ox1 x2 x3 डैश में भी आएगा, और यहाँ पे हमने 3 और डैश ये डैश में कर लिया। क्या किया, a डैश rs b डैश s एंड c डैश r विद द कंपोनेंट रेफर टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम Ox1 डैश x2 डैश x3 डैश। बेटा ये हमने यहाँ पे लेट किया, ये किसके हैं, Ox2 x3 इसके, और ये डैश में किया ये इसके हैं। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया, लेट अस टेक ये जो हमने ये इसका तो बता दिया था, ये तो इसके इक्वल है। अब बेटा ये सिस्टम भी लिया है हमने, यहाँ पे देखो इसके लिए तो हमने लिख दिया, ये यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके लिए भी तो लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल सा a डैश आर एस बी डैश एस इज इक्वल टू सी डैश आर हो जाएगा। अरे मेरे बेटे C1 ci इधर लिखा, ci मैंने c डैश था यहाँ लिख दिया, बाकी दोनों टर्म इस साइड, दोनों टर्म इस साइड, दोनों टर्म इस साइड, दोनों टर्म इस साइड, लिखने का तरीका बता दिया। अब मैंने क्या किया, ये तो लिख दिया यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा। आप बोलोगे सर ये कहाँ लिख दिया, ये कहाँ से ले आया। अब बेटा मैंने पढ़ाया था आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक पूरा टॉपिक पढ़ाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उसमें ये किसके इक्वल होता है, LRI के इक्वल होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ci है, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल भी हो गया। c डैश आर इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है हमारा। तो ci डैश की हमने ये ci डैश की जो वैल्यू है aij bj यहाँ पे पुट कर दी, cij की वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या आ गया, LRI ij bj वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं c डैश आर इसके इक्वल भी होगा और c डैश हमारा a डैश आर एस बी आई एस इसके भी इक्वल होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखो, जब इसको किया हमें पता है bj क्या है, आर्बिट्रेरी वेक्टर जो कि गिवन है, bj हमारा क्या है, pj का ये भी पता है ऑर्डर 1 है। अब बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया कि bj हमारा बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से bj हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, LSJ b डैश s के इक्वल। ये बेटा कहाँ से लिख रहा हूं मैं, बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से लिख रहा हूं। अब
जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू हमारी क्या थी, ये थी बेटा, ये रहा, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब जो ये बीजे की वैल्यू है ये इक्वेशन टू में यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू बीजे, तो बेटा हमारा क्या हो गया, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, बीजे की वैल्यू पुट कर दी है हमने। आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे कैसे, इनको और इसको एक साइड ले आते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसमें से बी डैश हमारा कॉमन आ रहा था, दोनों में कॉमन ले दिया। अब मैंने पहले बताया था बी डैश एस हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है। आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे ए डैश आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, एल आर आई एल एस जे ए आई जे। अब विच इज द टेंटोरिकल लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑर्डर, ऑर्डर 2, ए डैश आर एस क्या है, अरे 2 ऑर्डर का तो आ गया मेरे बेटे, आर और एस अलग अलग है, ए आई जे हमारा क्या है 2 ऑर्डर का है, क्यों है, आई और जे अलग अलग है, तो आर और एस भी तो अलग अलग होंगे। ए डैश और ए में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, तो ये हमारा ए आई जे लिख सकते हैं, हेंस ए आई जे इज द टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। तो ये था थ्योरम। अब बेटा थोड़ा थोड़ा लिंकेज ना इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि इसमें 12th की फिजिक्स भी है, 11th की फिजिक्स भी है, 11th का मैथ भी यूज हो रहा है, 12th का मैथ भी यूज हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा सिर्फ 360 घुमाता है ये। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा मैं अगले लेक्चर के ऊपर बात कर लेता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 12। बेटा ये जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन इस लेक्चर में लूंगा मैं, ये सभी यूनिवर्सिटियों में 10-10 बार आया हुआ क्वेश्चन है, टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अगला लेक्चर जरूर लेना। और बेटा इतनी हेल्प कर रहे हैं आपको, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, टोपोलॉजी है, ठीक है बेटा, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये सब मैथ ना मेरे पास अवेलेबल है। RS 100 रुपीज़ में वीडियो लेक्चर भी देंगे हम आपको, और नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बेटा, ले सकते हो। कहाँ से करेंगे आप, या तो कमेंट कर दीजिए मेरे को, या फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे हाई भेज दीजिए, हम आपको वहीं भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हाँ अगर कोई बच्चा नहीं खरीद सका, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी मैसेज कीजिए, हम उसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।